वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में आज जो है वो हम चैप्टर 7 की बात करेंगे और चैप्टर 7 का जो है ये पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में चैप्टर 7 में हमने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन की जो डिफरेंट पार्ट्स से प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन और उसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हमने वो देखे थे। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो आज का लेक्चर है हमारा उसमें हम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग को देखेंगे कि हम जो है वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आती है हमारे पास तो उसको हैंडल किस तरह से करते हैं। ठीक है, हैंडलिंग में जो है वो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना किसी भी पेशेंट से, ठीक है, और उसको जो है वो इंटरप्रेट करना, उसको रीड आउट करना, फिर उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना। अगर हमें जो है वो कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी या फिर जो है वो हमें ऑलरेडी जो है वो कोई फिनिश्ड फॉर्म में कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो उठा के पेशेंट को डिस्पेंस करनी है, साथ काउंसलिंग करनी है, ठीक है, उसकी प्राइसिंग कितनी होगी और अल्टीमेटली जो है वो सारी चीज़ें हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में आ जाएंगी कि हमारे पास जो है वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आई उसको हमने जो है वो हैंडल किस तरह से करना है और उसको जो है वो डिलीवर करने तक उसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे जो है वो हमने किस तरह से फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें जो है वो चीज़ों को मिक्स नहीं कीजिएगा। तो इसमें जो है वो जो भी चीज़ जो है वो आपको मुश्किल लगे उसको आप जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो आप देख सकते हैं। तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, द मैनर इन विच अ फार्मासिस्ट हैंडल्स अ प्रिस्क्रिप्शन कैन इनहांस हिज इमेज इन द आइज ऑफ बोथ फिजिशियन एंड पेशेंट। तो हमारे पास जो है वो फार्मेसी पे फार्मासिस्ट करा है या असिस्टेंट फार्मासिस्ट करा है तो वो किस तरह से जो है वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो फिजिशियन और पेशेंट दोनों का जो है वो उस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है और उसका जो है वो एक अच्छा इमेज बनता है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो किसी को पोलाइटली जो है वो उनसे प्रिस्क्रिप्शन उनकी रिसीव करते हैं, उनको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो गाइड करते हैं, उनकी जो है वो काउंसलिंग करते हैं, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो मतलब आपका जो है वो एक अच्छा इलाक, अच्छा मैनर जो है वो उनको कहते हैं कि मरीज जो है वो आधा वहीं पे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये चीज़ें जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का पार्ट है। ठीक है, तो मेजर हमारे पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के वो क्या है। सबसे पहले रिसीविंग, ठीक है, हमने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना, उसमें हमारे पास जो है वो ए बी इस तरह से जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन को सबसे पहले हमने जो है वो रिसीव करना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डोजेज कैलकुलेशन, अगर हमने जो है वो उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने के बाद हमने जो है वो कोई कंपाउंडिंग करनी है। ठीक है, कंपाउंडिंग से मुराद कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो इस पर डिटेल से बात की थी कि हमने जो है वो कोई ऑलरेडी बनी हुई हमारे पास जो है वो फिनिश्ड फॉर्म में कोई मेडिसिन नहीं है, हमें जो है वो किसी पेशेंट की स्पेसिफिक नीड को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए हमें जो है वो एक अलग से जो है वो कोई फार्मूलेशन चाहिए जिसको हमने जो है वो फार्मेसी में वहीं पे जो है वो एक कंपाउंडिंग सेक्शन में जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो डोजेज कैलकुलेट करनी पड़े तो उसके लिए जो है वो हम प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में जो है वो डोजेज कैलकुलेशन भी करते हैं। नेक्स्ट जो है वो डोजेज कैलकुलेशन करने के बाद हमने जो भी कंपाउंडिंग करनी है और उससे जो है वो हमने अपनी कोई भी जो है वो न्यू एंटिटी बनानी है, न्यू जो है वो कोई फार्मूलेशन बनानी है, वो होगा। देन नंबर 4 पे हम जो है वो जो भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे हम जो है वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं या ओवरऑल जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए जो जो उसके ऊपर टैबलेट्स टिकी हुई हैं वो बस अपने रैक से निकाल के उसको जो है वो डिस्पेंस कर रहे हैं, तो उसकी फिनिशिंग किस तरह से हमने जो है वो करनी है। नेक्स्ट जो है वो प्राइसिंग का क्या जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए, प्राइसिंग जो है वो इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं और इतनी कम भी ना हो कि मतलब हमारी जो कंपनी है वो लॉस में जा रही हो। ठीक है, तो उसका जो है वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया। और देन जो है वो डिलीवर के पेशेंट को जो है वो डिस्पेंस कर देना या डिलीवर कर देना। ठीक है, तो वो होम डिलीवरी भी हो सकती है, वो जो है वो ऑन द स्पॉट पेशेंट भी जो है वो फार्मेसी विजिट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी कंप्लीशन के बाद हम कह सकते हैं कि हमने जो है वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की। तो नंबर 1 हमारे पास जो है वो रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो फार्मासिस्ट शुड रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट इन अ प्रोफेशनल मैनर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं तो आप जो है वो उस चीज़ की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे और पेशेंट को जो है वो आप ये चीज़ फोकस ही नहीं करवा रहे कि हम जो है वो आपको टाइम दे रहे हैं, हम जो है वो आपका काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कुछ गपियों में मतलब जो है वो मलबूस हैं और आप जो है वो अपना एक फ़न कर रहे हैं और साथ जो है वो आप प्रिस्क्रिप्शन उससे रिसीव कर रहे हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव जो है वो हमेशा एक स्माइल के साथ और अल्टीमेटली जो है वो उनको एक अटेंशन दे के। इफ़ अ वर्बल ऑर्डर इज रिसीव्ड द फार्मासिस्ट हैज़ टू ट्रांसक्राइब इट इनटू रिटन फॉर्म, के अगर जो है वो लेट्स सपोज जो है वो जैसे हमारे जो है वो एक बहुत प्रैक्टिस होती है कि डॉक्टर की जो है वो जाके फार्मेसी पे बात करवा देते हैं, तो उसमें जो है वो क्या होगा कि ये वो मेडिसिन का जो है वो टेलीफोन पे बता देते हैं, तो उस मेडिसिन को जो उसको हम कहते हैं वर्बल ऑर्डर, जो बोल के कुछ चीज़ जो है वो को बताता है। या कोई पेशेंट खुद से आता है और वो कहता है मुझे ये चीज़ दे दें, तो पहले उसको जो है वो क्या करें, आप उसको
रिटर्न फॉर्म में जो है वो ट्रांसक्राइब कर लें, ठीक है। तो जैसे हमारे जो है वो फार्मेसीज पे एक प्रैक्टिस है कि उसको जो है वो पहले डायरेक्टली बिल बना लेते हैं, तो उस बिल में जो है वो सारी डिटेल आ जाती है, जो जो चीज़ उनको चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो दोनों केसेस में जो है वो ये चीज़ हो सकती है। एक तो पेशेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आ सकता है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे मैनर के साथ जो है वो उसको रिसीव करना है। और अगर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है उसके पास, वो कोई जो है वो वर्बली हमें आगे चीज़ें बता रहा है कि मुझे ये चीज़ या ये मेडिसिन जो है वो चाहिए, तो उसको जो है वो पहले रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ताकि उसको जो है वो बाद में क्रॉस चेक कर लें और उसमें कोई इशू ना हो। तो ये हमारे पास जो है वो रीडिंग में क्या क्या आ सकता है, रिसीविंग में, ठीक है। तो रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास जो है वो फर्दर क्या स्टेप्स है। रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, हमने जो है वो एक प्रोफेशनल मैनर से उसके जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कर ली, तो उसमें जो है वो फर्दर क्या स्टेप आएंगे कि उसको रीड आउट करना। द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर फर्स्ट शुड बी कम्प्लीटली एंड केयरफुली रेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। कि आप जो है वो एक पूरी जो है वो उस पर नज़र घुमाएं, ठीक है। उसमें जो है वो कोई इशू अगर हो सकता है वो हमें पहली नज़र में नज़र आ जाए, या उसमें जो है वो चीज़ें देखें कि वो कम्प्लीटली अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें। देयर शुड बी नो डाउट एज टू द इंग्रेडिएंट एंड क्वांटिटीज प्रिस्क्राइब्ड, के जो इंग्रेडिएंट्स या जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उनके बारे में किसी किस्म का कोई डाउट, कोई इंटरेक्शन, कोई साइड इफेक्ट जो है वो कोई रिपोर्टेड, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने नोटिस करनी होती हैं। एंड क्वांटिटीज प्रिस्क्राइब किया, कितनी क्वांटिटी जो है वो देनी है या कितने mg डोज देनी है, तो वो सारी जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो आपकी एक रीडिंग में जो है ये चीज़ें आ जानी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी गेस वर्क, ठीक है। कि आपने जो है वो जैसे होता है कि हमारे पास जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत बुरी हालत में लिखी हुई है, जैसे हमारे जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है कि डॉक्टर जो है वो बस जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो जो वर्ड लिखा हुआ है उसका स्टाइल देख के तो आपने डिसाइड कर लेना कि ये जी फला मेडिसिन है। तो गेस जो है वो नहीं लगाने, तुक्के हमने जो है वो नहीं लगाने। जब तक हमें जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तब तक जो है वो हम उसको जो है वो मेडिसिन डिस्पेंस नहीं कर सकते। रिगार्डिंग द स्पेलिंग एटसेट्रा, दिस में लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। अल्टीमेटली जो है वो आप एक पेशेंट है, वो प्रेगनेंसी का पेशेंट है, तो आप उसको जो है वो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हमारे पास जो है वो बहुत लिमिटेड ड्रग्स हम उसको दे सकते हैं, सारी ड्रग्स नहीं दे सकते। तो उस केस में अगर हम जो है वो किसी को गलत मेडिसिन दे दें या उसको जो है वो अल्टीमेटली कोई ऐसी चीज़ दे दें जो उसको सूटेबल नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज काज कर सकती है। तो गैस वर्क जो है वो नहीं होना चाहिए। देन जो है वो चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन इज आल्सो चेक्ड फॉर एनी इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी, अब वो इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, वो केमिकल भी हो सकती है, वो थेराप्यूटिक भी हो सकती है। तो इनकम्पैटिबिलिटी जो अनडिजायरेबल रिएक्शन हो, जो हमें जो है वो रिक्वायर्ड तो नहीं था लेकिन वो खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है वो हमने कोई भी फार्मूलेशन अगर हमें कंपाउंडिंग के थ्रू बनानी पड़ती है, तो उस फार्मूलेशन में जो है वो कोई इस तरह का कोई रिएक्शन तो नहीं है कि वो जो है वो कल को उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो इन चीज़ों को जो है वो हमने मेक श्योर करना है। लाइकली टू एग्जिस्ट एंड शुड बी रिमूव फ्रॉम आफ्टर कंसल्टिंग फिजिशियन। तो अगर इस तरह की कोई इनकम्पैटिबिलिटी है, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो ड्रग 1 ड्रग 2 दो ड्रग्स हैं और ये दोनों ड्रग्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं, तो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो वेस्ट कर सकती हैं। तो हम जो है वो इन दोनों ड्रग्स को डॉक्टर के मशवरे के साथ जो है वो या तो चेंज कर सकते हैं किसी एक ड्रग को, या फिर जो है वो इन दोनों के अंदर जो है वो 3 से 4 घंटे या 6 घंटे का जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि इतने जो है वो गैप के बाद आपने दूसरी मेडिसिन लेनी है, दोनों मेडिसिन जो है वो इकट्ठी यूज़ नहीं करनी। तो इस तरह से हमने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करनी है, उसको रीड आउट करना है, उसको चेक करना है कि इसमें जो है वो कोई इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो वगैरह वो तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डोजेज कैलकुलेशन के, हमने जो है वो डोज कैलकुलेट करनी है नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डोजेज कैलकुलेशन का पोर्शन आ जाएगा। तो इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, द डोज ऑफ ईच इंग्रेडिएंट शुड बी कैलकुलेटेड एंड इट्स सेफ्टी इज वेरीफाइड बाय द फार्मासिस्ट। एज इज इंपॉर्टेंट फॉर डोज एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी एज जो है वो कम होगी उतनी डोज भी कम होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है वो बच्चों के केस में होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनमें जो है वो लीवर किडनीज जो है वो भी ग्रोइंग स्टेज में है, तो वो जो है वो या फिर जो है वो अगर ग्रो हो भी चुके हैं तो वो उस तरह से जो है वो डोज को हैंडल नहीं कर सकते जैसे अडल्ट में होता है। A child dose is calculated as a function of adult dose and is calculated by following formula। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, कोई एक फार्मूला जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो अल्टीमेटली यूज होते हैं चाइल्ड डोज को
मेजर करने के लिए कि किसी भी चाइल्ड में जो है वो अगर उसका वेट कितने जो है वो पाउंड्स है, कितने केजी है, तो उसको जो है वो हम कितनी डोज मेडिसिन की दे सकते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड डोज हमें जो है वो क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि जब इंडस्ट्री में हमारी जो है वो फॉर्मुलेशंस बन रही होती हैं, डोजेस बन रही होती हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो अडल्ट डोज के अकॉर्डिंगली जो है वो मोस्टली फॉर्मुलेशंस बना लेते हैं। तो हमारे पास जितना भी डाटा हमारे पास मौजूद होता है ऑफिशियल बुक्स का, तो उसमें मोस्टली फोकस जो है वो अडल्ट डोज पे दिया जाता है। तो फिर उस अडल्ट डोज को जो है वो हम कंपैरिजन करके, तो उसमें से हम जो है वो चाइल्ड डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यंग्स रूल, फिर हमारे पास जो है वो क्लार्क रूल, देन जो है वो काउंटिंग स्केल, और देन जो है वो फ्राइड्स रूल। ठीक है, ये हमारे पास 3 से 4 फार्मूलाज हैं जो यूज होते हैं चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें जो है वो यंग रूल में क्या है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड्स एज इन ईयर्स, के हमारे पास जो है वो जो बेबी है या जो बच्चा है जिसकी हमने जो है वो डोज कैलकुलेट करनी है, उसकी कितने ईयर्स जो है वो उसकी एज है। ठीक है, तो इन ईयर्स के कितने साल जो है वो, ऐसा नहीं है कि मतलब 6 माह है तो वो उसको हम क्या कहेंगे 0.5 ईयर्स के, हाँ आधा साल जो है वो इसकी एज है। तो ईयर्स में जो है वो कितनी एज है, देन इसको जो है वो हम जिस डिवाइड करेंगे चाइल्ड्स एज इन ईयर्स प्लस 12। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो ऊपर क्या आ जाएगा, चाइल्ड एज इन ईयर्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो चाइल्ड एज इन ईयर्स प्लस 12, और इस सारे को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे अडल्ट डोज से। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक टैबलेट है पैरासीटामोल या पैनाडोल की टैबलेट है, तो उसकी हमारे पास जो है वो अडल्ट डोज पर डे हम कह सकते हैं कि ये जो है वो अब 4 से 5 टैबलेट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो एक टैबलेट जो है वो 500 mg की है, तो 4 टैबलेट जो है वो 2000 mg की या 2 ग्राम की हो जाएंगी। तो उस अडल्ट डोज को जो है वो हम यहाँ पे रख के, तो हम जो एक चाइल्ड की जो है वो डोज वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एज जो है वो कितनी होगी, तो उसमें हमें जो है वो चाइल्ड की डोज मिल जाएगी। ठीक है, यूजिंग यंग्स रूल। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग स्केल, के ये भी जो है वो एक फार्मूला है जो चाइल्ड डोज के लिए कैलकुलेट होता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज प्लस 2 डिवाइडेड बाई 24 इनटू अडल्ट डोज। ठीक है, अगर हमें जो है वो अडल्ट डोज ऑफिशियल बुक से मिल जाती है, तो उसमें हम जो है वो उस पेशेंट की, जो चाइल्ड पेशेंट है उसकी एज +2 डिवाइडेड बाय 24 एंड होल इज मल्टीप्लाइड बाय अडल्ट डोज। नेक्स्ट हमारे पास है क्लार्क रूल। तो क्लार्क रूल में जो है वो हमारे पास क्या है, चाइल्ड डोज को जो है वो कैसे हम जो है वो कर सकते हैं, कैलकुलेट चाइल्ड वेट इन पाउंड्स। पहले हम क्या बात कर रहे थे, एज की। ठीक है, एज जो है वो चाइल्ड की कितनी है, अब क्या है कि चाइल्ड का जो है वो वेट कितना है। ठीक है, इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज से जो है वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेट जो है वो क्यों मैटर कर रहा है, या वेट के लिए जो है वो अलग से फार्मूला क्यों है। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो दो जो है वो चाइल्ड्स हैं या दो जो है वो चिल्ड्रन है, उसमें एक जो है वो मतलब दोनों जो है वो 2 साल के हैं, लेकिन एक जो है वो थोड़ा हेल्दी है और एक जो है वो स्लिम है। तो अल्टीमेटली दोनों में जो है वो वेट का डिफरेंस होगा। तो जब वेट का डिफरेंस होगा तो उनकी डोज भी जो है वो थोड़ी सी मैटर करेगी, थोड़ी सी उसमें जो है वो चेंज मैटर करेगा। तो होगा क्या कि हमारे पास जो है वो अगर हम एज वाले जो है वो फार्मूलाज को फॉलो करें, तो दोनों की एज सेम है और दोनों की अल्टीमेटली जो है वो डोज भी सेम कैलकुलेट होगी। लेकिन उसके लिए अगर हमें जो है वो कोई किसी भी चाइल्ड का जो है वो वेट ज़्यादा लग रहा है या वो जो है वो हमें ओवर वेट लग रहा है, तो उसके लिए हम जो है वो वेट वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास क्लार्क्स रूल है। ठीक है, तो चाइल्ड वेट इन पाउंड्स, ठीक है, केजीज में अगर हमें वो वेट मिलता है तो उसको हम पाउंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे 2.2 से मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारे पास जो है वो चाइल्ड्स वेट इन पाउंड्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, एंड मल्टीप्लाइड बाय अडल्ट डोज, और ये अडल्ट डोज जो है वो हमें डाटा से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्राइड्स रूल। इसमें हम जो है वो चाइल्ड डोज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाइल्ड्स एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज। ठीक है, सेम वही कि डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज। वहां पे क्या था क्लार्क रूल में, चाइल्ड वेट इन पाउंड्स, अब क्या है चाइल्ड्स एज इन मंथ्स। और ऊपर वाले दोनों फार्मूलाज में हमारे पास जो है वो एज तो है थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो एज मंथ्स में है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक 1.5 ईयर्स का जो है वो किड है, कोई पेशेंट है, तो हमारे पास जो है वो 1.5 साल का बच्चा, तो उसकी चाइल्ड्स एज इन मंथ्स कितनी होगी 18 ईयर्स। ठीक है, तो वो 18 को हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज। ठीक है, जो भी हम जो है वो ड्रग की डोज कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी जो है वो अडल्ट डोज क्या है, तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला फ्राइड रूल्स का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है वो आपको याद होने चाहिए, अल्टीमेटली जो है वो इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है पेपर में से।
या फिर जो है वो कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा कि अगर हमारे पास जो है वो अडल्ट डोज इतनी है, चाइल्ड की जो है वो एज इतनी है, या उसकी एज इन मंथ्स इतनी है, या फिर जो है वो चाइल्ड का जो वेट इन पाउंड्स है वो इतना है, तो उसकी जो है वो आप डोज कैलकुलेट करें। तो ये जो है वो फार्मूलाज को यूज करके हम जो है वो उसकी डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का, वो हमारे पास है कंपाउंडिंग। नंबर 3 पे कंपाउंडिंग। तो इस कंपाउंडिंग में जो है वो हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव की, उसको जो है वो चेक किया, रीड किया, देन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के बाद हमने उसकी डोजेज कैलकुलेशन की कि अगर हमारे पास जो है वो कोई इंग्रेडिएंट्स हैं, डॉक्टर ने जो है वो लिख के भेजे हैं कि इससे जो है वो कोई नई एक फार्मुलेशन या कंपाउंड बना के दें, कंपाउंडिंग करके दें, तो उसके लिए हमें जो है वो डोज कैलकुलेशन करना थोड़ी सी ज़रूरी है। तो उस डोज कैलकुलेशन करने के बाद अब हम कंपाउंडिंग करेंगे। हमारे पास जो है वो डोज कैलकुलेट होगी, किस चीज़ को कितना लेना है, अब हम उन सारी चीज़ों को मिक्स करके उनकी कंपाउंडिंग करेंगे। आफ्टर रीडिंग एंड चेकिंग, फार्मासिस्ट शुड फॉलो द प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग द मेडिसिन। मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। जो हमारा वेट बैलेंस है, जिसमें हमने जो है वो चीज़ों को बैलेंस करना होता है या उनको जो है वो वे करना होता है, उनका जो है वो वेट करना होता है, तो वो हमारी जो है वो कह रहा है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे कलेक्ट कर लेंगे, वहां पे रख देंगे। आफ्टर वेइंग द इंग्रेडिएंट्स आर शिफ्टेड टू द राइट। जिस जिस जो है वो हमने इंग्रेडिएंट को वे कर लिया, उसको हम जो है वो राइट पे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो सैचुरेशन सी या रश सा नहीं लगेगा, तो इजीली हम जो है वो अपने वर्क को जो है वो इन अ टाइडी मैनर कंटिन्यू कर सकते हैं। द इंग्रेडिएंट शुड बी एक्यूरेटली वेट, ठीक है, एंड आफ्टर बीइंग यूज्ड शुड बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर साइड्स। कि जिस शेल्फ से हमने जो है वो कोई भी इंग्रेडिएंट उतारा है, उसमें से हमने 5 ग्राम 10 ग्राम ले लिया, उसको दोबारा जो है वो उसी शेल्फ में रखना है, ताकि जो है वो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ना हो। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक्यूमुलेशन जो है वो जितनी ज़्यादा होगी वर्क प्लेस पे, उतना जो है वो हमारा काम डिस्टर्ब होगा। A white paper should be placed on the table while compounding. Use electric machine for करेक्ट एंड एक्यूरेट वेइंग। ठीक है, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन होनी चाहिए जो अच्छे से उसको वे कर सके, और अल्टीमेटली जो है वो वाइट पेपर होना चाहिए कि किसी भी किस्म की जो है वो इम्प्योरिटीज वगैरह जो है वो हमारी कंपाउंडिंग के प्रोसेस के थ्रू हमारी फार्मूलेशन में जो है वो ना आ सके। ठीक है, स्टेप 1 हमने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया, स्टेप 2 में डोजेज कैलकुलेशन की, एंड स्टेप 3 में जो है वो हमने कंपाउंडिंग की। स्टेप 4 है हमारे पास फिनिशिंग दी प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हमने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन की डोज कैलकुलेशन भी कर ली, उसमें देख लिया कि कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, फिर हमने जो है वो उसकी कंपाउंडिंग भी कर ली। अब हमने उसको जो है वो वाइंड अप करना है, उसको फिनिश करना है। तो उसमें हम जो है वो फर्दर स्टेप्स देखेंगे। फिनिशिंग में जो है वो क्या क्या आता है, पैकेजिंग। हमने जो भी चीज़ बनाई है उसको पैकेज करना है, उसको पैक करना है अच्छे से किसी टाइटली क्लोज कंटेनर में। देन जो है वो लेबलिंग, उसमें जो है वो सारा का सारा लेबल लगाना है कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मिक्स करके ये फार्मूलेशन बनाई है। फिर उसमें जो है वो उसी लेबल पे जो पेशेंट की डिटेल्स हैं वो भी लिखनी है। ठीक है, तो देन हमारे पास जो है वो रीचेकिंग, एक दफ़ा जो है वो फिर से सारा हम जो है वो फिनिशिंग के लिए चेक कर लेंगे। देन जो है वो फिलिंग एंड रिकॉर्डिंग, कि हमने जो है वो अपने पास फार्मेसी पे जो एक रिकॉर्ड सिस्टम रखा हुआ है, उसमें हम जो है वो ये सारा रिकॉर्ड पुट कर देंगे कि हमने जो है वो फलां पेशेंट को फलां मेडिसिन फलां दिन को बना के दी थी, उसमें हमने ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो इतनी इतनी क्वांटिटी में मिक्स किए थे। ठीक है, तो इन्हीं जो है वो सब हेडिंग्स की जो है वो आगे डिटेल देखते हैं फिनिशिंग दी प्रिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो पैकेजिंग। आफ्टर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन द ड्रग इज ट्रांसफर टू अ कंटेनर विच इज चूज बाय द फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट की जो है वो चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है वो कंटेनर होता है, बेस्ट सूटेड कंसिडरिंग द ड्रग कंटेनर इंटरेक्शन एंड ड्रग स्टेबिलिटी। ठीक है, कि हम जो है वो जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होता है वो कंटेनर हम चूज करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि जो कंटेनर है वो किसी किस्म का इंटरेक्शन ना करे और अल्टीमेटली हमारी जो ड्रग है वो भी स्टेबल हो। तो सिरप इन ग्लास बॉटल, सिरप को जो है वो हम प्रेफर करते हैं कि ग्लास बॉटल्स में पैक करें। टैबलेट्स इन ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स, टैबलेट को जो है वो हम शीशे की जो बॉटल्स होती हैं उसमें या प्लास्टिक की बॉटल्स में भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं। देन जो है वो क्रीम इन जार, तो अल्टीमेटली जो है वो कोई अच्छा सा जार लेके उसमें हम जो है वो क्रीम की पैकेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑइंटमेंट्स एंड इमल्शंस इन कोलैप्सिबल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो अगर हमने जो है वो किसी ऑइंटमेंट या इमल्शन की जो है वो पैकेजिंग करनी है तो उसको हम जो है वो कोलैप्सिबल ट्यूब में जो है वो कर सकते हैं। कोलैप्सिबल ट्यूब होती है जिसको प्रेस करने से जो है वो हमारी
जितनी भी जो है वो थोड़ी बहुत अमाउंट रह गई हो, उसको प्रेस करने से उस ट्यूब को जो है वो उसमें से हमारी जो प्रोडक्ट है वो निकल आए। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वो डेली लाइफ में टूथपेस्ट की जो है वो एग्जाम्पल होती है कि अगर कभी जो है वो टूथपेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाए और उसमें से कुछ भी नहीं निकल, तो हम उसको जो है वो लास्ट से जो है वो प्रेस करना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली उसको कोलैप्स कर करके उसमें से जो है वो कुछ क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है वो कोलैप्सिबल ट्यूब कहते हैं, जो इजीली जो है वो प्रेस हो सके, कोलैप्स हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन में ही पैकेजिंग के बाद लेबलिंग की जो है वो सब हेडिंग है। लेबलिंग द कंटेनर शुड बी अप्लाइड विद अप्रोप्रिएट लेबल व्हिच रिफ्लेक्ट्स नीटनेस एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, वो लेबल इस तरह का ना हो कि पेशेंट को जो है वो जाके उसमें कोई मतलब चीज़ की समझ ही नहीं आ रही कि इसमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें ऐड की गई हैं, मतलब ये जो है वो किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। तो उस पर जितनी भी लेबलिंग और डायरेक्शंस आप देंगे वो नीट और क्लियर जो है वो प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ लिखी होनी चाहिए। अ केयरलेसली मेड डर्टी लेबल विल डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ फार्मेसी की। अगर आप जो है वो केयरलेस जो है वो रिस्पांस शो करते हैं और अजीब सा जो है वो गंदा मंदा से लेबल बना के फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपकी फार्मेसी का इमेज जो है वो बन रहा है इन दी फेवर ऑफ पब्लिक के, जो पब्लिक जो है वो आपका एक इमेज जो है वो अपने माइंड में लेके जा रही है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिटर्न ऑन द लेबल। अब जो लेबलिंग हमने करनी है उस लेबल के ऊपर जो है हमने क्या क्या चीजें लिखनी है। टाइप ऑफ प्रिपरेशन, मिक्सचर, इमल्शन, पाउडर एंड देयर स्ट्रेंथ। हमने जो है वो कौन सी चीज बनाई है, ठीक है, और उसकी जो है वो स्ट्रेंथ क्या है। लेट्स सपोज हमने जो है वो क्रीम बनाई है, क्रीम जो है वो किसी भी सब्सटेंस की बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ लिख देंगे 50 mg। ठीक है, अगर हमने जो है वो कोई इमल्शन बनाया है, इमल्शन जो है वो फलां चीज से मिलकर बना है तो वो इतने mg है। तो ये जो है वो उनकी स्ट्रेंथ भी और अल्टीमेटली जो है वो प्रिपरेशन हमने किस टाइप की बनाई है वो। नेक्स्ट पेशेंट बायोडाटा, लेबल के ऊपर जो है वो पेशेंट का सारा बायोडाटा हो। देन डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, कि हमने जो है वो किस डेट को ये कंपाउंड जो है वो कंपाउंडिंग करके ये फार्मूलेशन बनाई है, और उसी दिन अगर हम जो है वो डिस्पेंस कर रहे हैं तो उस पर वो डेट भी मेंशन करेंगे, ताकि अगर उस पे ऊपर जो है वो 7 days एक्सपायरी लिखा हुआ है तो उस डेट से आगे 7 दिन तक जो है वो मेडिसिन अच्छे से यूज कर सके। डायरेक्शंस फॉर यूज, उस लेबलिंग पे जो है वो डायरेक्शंस भी होंगी कि इसको जो है वो किस तरह से यूज करना है। देन जो है वो स्टोरेज कंडीशन, आपने इसको फ्रिज में रखना है या फिर जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। प्रिकॉशन के इसको जो है वो आपने किस तरह से जो है वो हैंडल करना है, प्रिकॉशन जो है वो क्या क्या लेनी है। जैसे हमारे पास जो है वो किसी भी आप घर में यूज होने वाली जो है वो मेडिसिन या किसी भी जो है वो फार्मूलेशन को देखें तो उसकी जो पैकेजिंग होती है या उसके ऊपर बाहर जो है वो किसी भी मतलब सिरप की बॉटल के ऊपर जो है वो लेबल लगा होता है, तो उस लेबल के ऊपर जो है वो प्रिकॉशंस क्या लिखी होती हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रिकॉशनरी नोट्स होते हैं जो हम जो है वो मेडिसिन के साथ लिख के भेजते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी, तो इसमें हमारे पास जो है वो लेबल के ऊपर जो है वो लास्ट में नेम एंड एड्रेस होना चाहिए फार्मेसी का। देन जो है वो हम फिनिशिंग द प्रोडक्ट में थर्ड सब हेडिंग की बात करें तो रीचेकिंग एंड देन अल्टीमेटली जो है वो फिलिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो रीचेकिंग में जो है वो हम क्या करेंगे, एवरी प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक्ड अगेंस्ट प्रिपरेशन ऑर्डर। ठीक है, कि हमने जो है वो हर प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना है जिस तरह से हमने जो है वो चीजें प्रिपेयर की हैं। आफ्टर लेबलिंग द कंटेनर शुड बी थॉरोली पॉलिश्ड टू रिमूव द फिंगरप्रिंट्स एंड देन डिस्पेंस, कि हमने जो है वो जब उसको अच्छे से लेबल कर लिया तो उसको जो है वो फिर अच्छे से पॉलिश करके तो अल्टीमेटली हम उसको जो है वो डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग एंड रिकॉर्डिंग, जो कि हमारे पास फिनिशिंग दी प्रिस्क्रिप्शन का ही फोर्थ पोर्शन है। ठीक है, ए बी सी डी। A variety of prescription files are available which serve to maintain and preserve original prescription orders in numerical order, कि हम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को जो है वो एक तरतीब के साथ 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम उनकी रिकॉर्ड रखने के लिए उसकी सारी जो है वो लॉग बुक फिल कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो सारे का सारा डाटा आ जाता है कि किस किस पेशेंट को हमने कौन कौन सी जो है वो फॉर्मुलेशन बना के दी है कंपाउंडिंग के थ्रू। अ क्लीन एंड कंसाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन इज मेंटेन। ठीक है, तो उसको जो है वो सारी प्रिस्क्रिप्शन का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिनिशिंग दी, अब हम ऊपर जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो फिनिशिंग दी प्रिस्क्रिप्शन था। ठीक है, और इस प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारे पास फर्दर सब हेडिंग थी, पैकेजिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग एंड फिलिंग। तो फिनिशिंग दी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास नंबर 4 स्टेप था किसका, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और नंबर 5 जो है वो हमारे पास प्राइसिंग एंड नंबर 6 जो है वो डिलीवर कर देना। तो प्राइसिंग के बारे में हम जो है वो थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि प्राइसिंग के बारे में जो है वो हमारी बुक में क्या क्या मेंशन है। प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्राइस्ड इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग इट एंड इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट इट। ठीक है, आपने जो है वो जैसे ही मतलब पेशेंट से जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ली, अगर आपको लगता है कि इसकी जो है वो थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस जो है वो वहीं पे कैलकुलेट करके जैसे ही बिल बनता है मेडिसिन निकालने से पहले पहले तो पेशेंट को जो है वो उसका एक सिग्नल दे दिया जाता है कि आपकी जो है वो मेडिसिन इतने पैसों की बनेगी। तो वो जो है वो उस पर एग्रीमेंट शो करेगा या एग्रीनेस शो करेगा तो अल्टीमेटली जो है वो मेडिसिन
मेडिसिन उसको डिस्पेंस की जा सकती है। दिस शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग द कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब कंपाउंडिंग क्या होती है, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। कंपाउंडिंग है जो हमें जो है वो अल्टीमेटली एक नई जो है वो फॉर्मुलेशन बनानी पड़े जो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट ना हो। ठीक है, इस लाइन को जो है वो दोबारा से देखिएगा कि दिस शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग द कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें जो है वो कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है कि जो हमें प्राइसिंग पेशेंट को बतानी है। ठीक है, आपकी जो है वो मेडिसिन इतने इतने जो है वो पैसों की बन जाएगी, आपका बिल जो है वो इतना बन जाएगा। तो ये सारा जो है वो अपने कंपाउंडिंग से पहले पहले बताना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो एक साइड पे कंपाउंडिंग स्टार्ट कर दिया, आप जो है वो 3-4 चीज़ें मिक्स करके तो एक फार्मूलेशन बना रहे हैं पेशेंट के लिए। अब जब वो फार्मूलेशन पेशेंट के लिए बन गई है उसके बाद आप उनको कह रहे हैं कि जी आप इसके जो है वो 2000 या फिर 3000 जो है वो चार्जेस पे कर दें, तो पेशेंट तो कहेगा कि मेरे पास इतने नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपने उनको जो है वो प्राइस पहले नहीं बताई, तो वो जो कंपाउंडिंग करने के बाद आपने स्पेसिफिक फार्मूलेशन बनाई थी वो सिर्फ उसी पेशेंट के लिए बनाई थी। ठीक है, तो वो किसी और पेशेंट को जो है वो डिस्पेंस भी नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है वो टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, ठीक है, तो कास्ट का जो है वो कोई भी डिस्प्यूट ना बने, बाद में जो है वो कोई इशू ना बने, कोई झगड़ा वगैरह ना शुरू हो जाए, इज इवेल्युएटेड बाय कंसीडरिंग फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो ये जो है वो हम कास्ट वगैरह को या प्राइसिंग को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से जो है वो चीज़ें कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको कंसिडर करके हमने जो भी प्राइसिंग करनी होती है उसको हम जो है वो पेशेंट को पहले से बता देते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करके अल्टीमेटली जो है वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं, वो कॉस्ट ऑफ कंटेनर जिसमें हम जो है वो पैकिंग करके दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ ओवरहेड चार्जेस, अगर इसके अलावा जो है वो कोई ओवरहेड चार्जेस हैं जिसमें हमारे पास जो है वो कोई हमने फार्मासिस्ट रखा हुआ है, कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट रखा हुआ है जो इस काम के लिए। देन जो है वो पर्सनल फ़ी, आपने जो है वो कोई पर्सनल फ़ी रखी हो अगर, ठीक है, तो जो पर्सन इसमें जो है वो इन्वॉल्व है उसकी अपनी कोई स्पेसिफिक फ़ी। देन जो है वो नेट प्रॉफिट के हमारे पास जो है वो हमने जो है वो अपनी जो भी हमारा जो है वो खर्चा हो रहा है उस सारे पे हमने अपना नेट प्रॉफिट कितना रखा हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें मिलके तो अल्टीमेटली जो है वो उस स्पेसिफिक जो है वो फार्मूलेशन की या मेडिसिन की जो है वो प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें सिस्टम 1, सिस्टम 2 और सिस्टम 3 ये जो है हमारे पास जो है वो 3 सिस्टम यूज़ होते हैं प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसमें सिस्टम 1 में क्या था कि सम फार्मासिस्ट यूज़ कोडिंग सिस्टम। ठीक है, कोडिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसमें कोडिंग क्या है, PHARMACIST फार्मासिस्ट, और अल्टीमेटली जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कोडिंग सिस्टम क्या कहता है कि इफ़ पेशेंट इज़ पुअर, अगर जो है वो कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता जो है वो मेडिसिन को या बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो ट्रीटमेंट को, तो इफ़ पेशेंट इज़ पुअर देन कोड P इज़ यूज्ड। ठीक है, कोड P जो है वो यूज़ किया जाता है। अल्टीमेटली जो है उसका क्या मतलब है कि 1% जो है वो नेट प्रॉफिट लिया जा रहा है। ठीक है, तो 1% अगर नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत कम है तो उसको हम 2% भी कर सकते हैं, 3% भी कर सकते हैं, या फिर जो है वो पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अगर कोई पेशेंट जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है तो उसका जो है वो कोड T भी हो सकता है, उसका जो है वो कोड S भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो हमने जो अपना नेट प्रॉफिट लेना होता है उसमें हम जो है वो कमी बेशी कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स और जो है वो कॉस्ट ऑफ कंटेनर वगैरह वो तो चेंज नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली हमने जो है वो नेट प्रॉफिट जो लेना होता है उस नेट प्रॉफिट में हम जो है वो अपनी मर्जी से जो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसकी की बेस पे जो है वो कोड यूज़ करते हैं कि कोड P यूज़ करना है, कोड H यूज़ करना है, कोड C यूज़ करना है, कोड ST यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिस्टम टू में जो है वो ये इस तरह का कोई फार्मूला या कोई कोडिंग सिस्टम नहीं होता। सिस्टम 2 में क्या है कि हम जो है वो कोई फार्मूला स्पेसिफिक यूज़ करते हैं जिसको हम जो है वो यूज़ करके तो इवेल्युएशन करते हैं कि कितनी हमने जो है वो प्राइसिंग रखनी है अपनी मेडिसिन की। तो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं कि हमने जो है वो 4 से 5 चीज़ें मिक्स करके तो एक फार्मूलेशन बनाई है, तो वो जो चीज़ें हमने जो है वो जो यूज़ की हैं 5 mg 10 mg 15 mg, उनकी इंग्रेडिएंट्स की जो है वो कॉस्ट कितनी है, प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज मार्कअप। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या होगा कि जितनी भी जो है वो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको परसेंटेज मार्कअप पे जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस सारे को जो है वो प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पे। तो इसकी हमारे पास जो है वो एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट जो है वो ₹8 और मार्कअप जो है वो 10% है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स 8 और प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मल्टीप्लाइड बाय
10% मार्कअप। तो 8 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट होता है फिर से कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स 8 प्लस हमारे पास जो है वो 10% मार्कअप। और 10% का क्या मतलब है कि 10 डिवाइडेड बाय 100, तो वो हमारे पास जो है वो 0.1 बनेगा। तो अल्टीमेटली जो है वो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.8 बनेगा। ठीक है, तो इस 0.8 को जब हम कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट में ऐड करेंगे तो 8 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 8.8। ठीक है, ये हमारी जो है वो कॉस्ट बनेगी जो सिस्टम 2 के तहत बन रही है, जो हमारी जो है वो प्राइसिंग बनेगी। तो इस प्राइस को जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज मार्कअप। तो हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दोनों जगह पे जो है वो सेम है 8 प्लस 8, और जो परसेंटेज मार्कअप कि हमने जो है वो लेट्स सपोज 10% मार्कअप रखा तो वो हमारे पास जो है वो 0.1 आएगा। और 0.1 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8, और अल्टीमेटली जो है वो 0.8 को 8 में प्लस करेंगे तो 8.8 ये हमारी फाइनल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो सिस्टम 3 भी जो है वो इसी फार्मूला को यूज करता है। प्राइस इज इक्वल टू, तो सिस्टम 3 भी जो है वो सेम फार्मूला को फॉलो करता है। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्लस अगेन जो है वो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज मार्कअप प्लस मेन फी। ठीक है, ये इसमें जो है वो एडिशनल चीज है सिस्टम 3 में एज कम्पेयर टू सिस्टम 2। बाकी सारे का सारा फार्मूला जो है वही है जो सिस्टम 2 में फॉलो होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स अगेन जो है वो ऊपर वाली एग्जांपल अगर हम लें तो कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास जो है वो 8 प्लस अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 8 इनटू परसेंटेज मार्कअप, वो हमारे पास 10% है अगर तो वो 0.1 0.1 को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 0.8 होगा। ठीक है, तो मेन फीस हमारे पास जो है वो अगर 0.2 है तो उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें इफ कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स या कॉस्ट ऑफ थिंग्स इज ₹8, तो हमारा फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा 8 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट अगेन कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स वो हमारे पास 8 है। ठीक है, देन जो है वो मल्टीप्लाई बाय मार्कअप। तो मार्कअप अगर जो है वो 10% है तो 10% का क्या मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100, तो वो हमारे पास जो है वो 0.1 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस मेन फी, वो हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज मेन फी इज इक्वल टू 0.2 रुपीज। तो सिस्टम 2 में जो है वो मेन फी नहीं थी, सिस्टम 3 में जो है वो मेन फी है। तो इसी तरह से अगर हम इसको जो है वो सॉल्व कर लें तो 8 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.8 बनेगा, इसको 8 में प्लस करेंगे तो 8.8 और प्लस 0.2 तो इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिस्टम 3 के अंडर जो प्राइसिंग है वो ₹9 बन जाएगी। ठीक है, देन प्राइस इज 8 प्लस वही सारा फार्मूला इज इक्वल टू ₹9। ये हमारे पास जो है वो सिस्टम 3 में जो है वो फॉलो की जाती है चीज़। तो ये हमारे पास जो है वो सिस्टम 1 सिस्टम 2 और सिस्टम 3 के अकॉर्डिंगली जो है वो हम प्राइसिंग को एडजस्ट करते हैं या उसको जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इनका जो है वो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। देन जो है वो प्राइस वेरिएशन के किसी ना किसी हद तक जो है वो थोड़ी बहुत प्राइस वेरिएट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन लोकेलिटी। आप जो है वो किसी बड़े शहर में जाएंगे वहाँ आपको प्राइस और मिलेगी, आप किसी छोटे देहात में चले जाए वहाँ आपको सेम चीज़ की प्राइस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। यहाँ फिर जो है वो एक कंपटीशन का माहौल बना हुआ है, हर कोई जो है वो डिस्काउंट्स दे रहा है, तो इस तरह से जो है वो प्राइसिंग में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। द अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स प्रिस्क्रिप्शन प्राइसेस इज ड्यू टू लार्ज वेरिएशन इन प्राइसेस चार्ज इन डिफरेंट स्टोर्स फॉर फिलिंग द सेम प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो है वो पब्लिक के लिए एक अनफेवर एटीट्यूड है, या फिर जो है वो एक उनके लिए कंसर्निंग चीज़ है कि उनको जो है वो सेम प्रिस्क्रिप्शन का जो है वो लार्ज वेरिएशन देखने को मिलती है। It also occurs in same store when the prescription is filled by different pharmacist। तो कुछ फार्मासिस्ट जो हैं वो डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ नहीं देते, तो ये प्रैक्टिस भी हमें जो है वो सिर्फ एक ही स्टोर में या सेम स्टोर में जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसमें जो है वो कोई पेशेंट सिस्टम 1 यूज़ कर रहा है, कोई सिस्टम 2 यूज़ कर रहा है, कोई सिस्टम 3 यूज़ कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो है वो प्राइसिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थ्योरी ऑफ प्राइस। द प्राइस चार्ज फॉर फिलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी सफिशिएंट to cover the cost of ingredients, container, time required for compounding and dispensing, professional services fee, and in addition to yield a net profit। तो theory of pricing हमारे पास जो है वो इन सारे एक्सपेंसेस को जो है वो प्राइस जो भी हमने रखनी है वो कवर करे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो
क्या करे, इंग्रेडिएंट्स की जो है वो कास्ट उसको कवर करे, कंटेनर की कास्ट को, उस पे जो टाइम जो है वो यूज़ हो रहा है उसकी जो है वो कंपाउंडिंग के लिए उसकी कास्ट को जो है वो कवर करे। और अल्टीमेटली जो है वो अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन या कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट जो है वो वहाँ पे जॉब कर रहा है तो उसकी भी पे तो ऑब्वियसली वहीं से निकलेगी, तो उसकी पे भी जो है वो उस प्राइसिंग में रखी जाएगी या उसमें से जो है वो पोर्शन रखा जाएगा। और नेट प्रॉफिट जो फार्मेसी की या फार्मेसी के अंडर को जाएगा वो नेट प्रॉफिट भी जो है वो 0.2% है, वो 5% है, वो 10% है, तो ये नेट प्रॉफिट भी जो है वो उसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के जब हमारी कास्ट जो है वो ओवर कम होती है तो उसको हम जो है वो उस प्राइसिंग में जो है वो अल्टीमेटली पुट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इस चीज़ की इतनी प्राइस होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नंबर 6 पे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का नंबर 6 डिलीवरिंग। ठीक है, रिसीविंग हमने देखा कि किस तरह से रिसीव करना है, फिर उसको रीड करना है केयरफुली, फिर उसको जो है वो चेक करना है कि उसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटीज तो नहीं है। देन जो है वो डोजेज कैलकुलेशन हमने की, उसमें हमने जो है वो कुछ फार्मूलाज देखे जो चाइल्ड डोजेज कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। देन हमने कंपाउंडिंग का बताया कि कंपाउंडिंग क्या होती है, उसको जो है वो कंपाउंडिंग करनी है तो उसके लिए जो है वो किस तरह से प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है। देन जो है वो फिनिशिंग उसकी कैसे करनी है, उसमें हमारे पास जो है वो पैकेजिंग, लेबलिंग और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन जो है वो उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, और अब लास्ट में हमारे पास जो है वो उसकी डिलीवरिंग जो है वो ड्रग की कैसे करनी है। ठीक है, तो डिलीवरिंग में हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स की जो है वो डिलीवरिंग हो सकती है, स्टोर डिलीवरी, ठीक है, होम डिलीवरी एंड मेन डिलीवरी। तो ये हमारे पास जो है वो ABC 3 टाइप्स के जो है वो स्टोर डिलीवरी जो है वो हो सकती है। स्टोर डिलीवरी, मोस्ट प्रिस्क्रिप्शंस आर डिलीवर्ड इन द स्टोर टू कस्टमर। ठीक है, जो कोई वर्किंग कस्टमर था वो चल के स्टोर पे आया है या फार्मेसी पे आया है तो उसको जो है वो वहीं पे डिलीवर कर दिया जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ डिलीवरी द फार्मासिस्ट पर्सनली डिलीवर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। बाय डूइंग सो फार्मासिस्ट अश्योर हिमसेल्फ दैट पेशेंट अंडरस्टैंड हाउ टू अश्योर मेडिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो है वो पर्सनली जो पेशेंट है वो चल के आ रहा है फार्मेसी पे, तो इसमें जो है वो फार्मासिस्ट बाय हैंड जो है वो उनको मेडिसिन भी देते हैं और साथ उनको जो है वो काउंसलिंग भी करते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि उनको मेडिसिन का जो है वो सारा यूज़ और उसकी डायरेक्शन जो है वो अच्छे से पता हो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होम डिलीवरी के हम जो है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मेसी वाले कि आप जो है वो हमें घर में बैठे बैठे अपने प्रिस्क्रिप्शन जो है वो शेयर करें तो हम उसको जो है वो फिल करके उसको जो है वो डिलीवर करवा देंगे। होम डिलीवरी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज ऑफर्ड बाय मैनी फार्मेसीज इन लार्ज सिटीज। Telephonic order for refill to be delivered, especially frequent delivery charges may be added and some instructions are also added in the box। तो अल्टीमेटली जो है वो अगर होम डिलीवरी करनी है तो आपने जो है वो टेलीफोन पे उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेके उसको रीफिल कर लेना है और उसमें जो है वो डिलीवरी चार्जेस भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग में, और उसमें जो है वो कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो वो आपने जो है वो बॉक्स में ऐड कर देनी है। ठीक है, वही जो काउंसलिंग हम पेशेंट को जो है वो फेस टू फेस कर रहे थे यहाँ पे हम जो है वो उसको बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिलीवरी मेन डिलीवरी के मेन डिलीवरी जो है वो हम किस तरह से करते हैं, इन मेन डिलीवरी नहीं, इसको हम जो है वो मेल डिलीवरी कह सकते हैं कि जो ईमेल कह रहा हूँ जो मेल बॉक्स के थ्रू जो है वो हो सकती है, तो मेल डिलीवरी। ठीक है, इन मेलिंग द फिनिश्ड प्रिस्क्रिप्शन टू पेशेंट इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्जर्व ऑल पोस्टल एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये वो डिलीवरी है जो हम किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू या किसी जो है वो शिपिंग कंपनी के थ्रू जो है वो बेचते हैं। तो इसमें जो है वो हमने अच्छे से जो है वो मेडिसिन को पैक करके फिनिश करके तो अल्टीमेटली जो है वो डिलीवर कर देना होता है, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी। तो इसमें हमारे पास जो है वो उसकी सारी लीगल रिस्ट्रिक्शन जो है वो उनको हमने अच्छे से चेक कर लेना है। ऐसा ना हो कि हम जो है वो कोई नारकोटिक्स या कोई इलीगल ड्रग्स जो है वो किसी को बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ लेके जा सकती है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट शुड बी चेक्ड बाय फर्स्ट क्लास मेलिंग के ये जो है वो फर्स्ट क्लास मेलिंग के थ्रू इसको जो है वो चेक करवा के और अल्टीमेटली जो है वो इसको डिलीवर किया जा सकता है। देन हमारे पास जो है वो लास्ट में एक छोटा सा पोर्शन है कि हमने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के साथ साथ उसका जो लास्ट पोर्शन हमने देखा था पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, तो उसमें हमने जो है वो रिफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखा था। तो द रिफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है कि हमने उसको प्रिस्क्रिप्शन को, अब लेट्स सपोज कोई भी पेशेंट आया है उसको एक मेडिसिन लिखी है डॉक्टर ने, 5 दिन की जो है वो मेडिसिन लिखी है और उसके नीचे जो है वो रिफिलिंग स्टेटस लिखा हुआ है कि 2 टाइम्स जो है वो इसको रिफिल कर सकते हैं। तो जैसे ही उसकी 5 दिन की मेडिसिन जो है वो ख़त्म होगी वो फिर से आएगा, 5 दिन की अगेन ले जाएगा, फिर ख़त्म होगी और फिर से आएगा, तो वो सेकंड टाइम उसको जो है वो फिर से रिफिल करके तो अल्टीमेटली मजीद 5 दिन की जो है वो मेडिसिन दे दी जाएगी।
तो द रिफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज गवर्न्ड बाय फेडरल लॉ विच डिवाइड द ड्रग इनटू टू कैटेगरीज के हमारे पास जो है वो दोज ड्रग्स विच आर पोटेंशियली टॉक्सिक और डेंजरस causes harmful effects they cannot be dispensed without a prescription। तो ये हमने जो है वो फार्मास्यूटिक्स के स्टार्ट में देखा था, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, ठीक है, और ओवर द काउंटर मेडिसिन। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन हैं जिसके लिए हमारे पास जो है वो कुछ टॉक्सिक जो है वो सब्सटेंस हैं जो मिलेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे ही, लेकिन स्टिल जो है वो इतने डेंजरस हैं कि उनके हमारे पास जो है वो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। तो उनकी जो है वो ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप एक्स जो है वो उनकी डिवीजन की गई है। जो प्रिस्क्रिप्शन तो हमें इनकी चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम इसको जो है वो फर्दर देखते हैं कि इसकी रिफिलिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ग्रुप ए, वेरी डेंजरस ड्रग्स कैन नॉट बी रीफिल्ड, ठीक है। ये जो है डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब की है वो एक टाइम में जितना लिख दिया है सिर्फ उतनी ही मेडिसिन मिलेगी, उसके अलावा जो है वो इसको फ्यूचर में रिफिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसमें हमारे पास एग्जांपल है मॉर्फिन की। तो मॉर्फिन जो है वो बहुत पोटेंट ड्रग होती है और अल्टीमेटली जो है वो सीवियर पेन में यूज़ होती है। अगर छोटी मोटी पेन हो तो उसमें हम यूज़ भी नहीं करते, तो अल्टीमेटली जब सीवियर पेन है जो पेशेंट से जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो हमारे पास जो है वो उसके लिए मॉर्फिन यूज़ होगा। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रुप ए मेडिसिन में आ जाता है जो काफ़ी डेंजरस होती है, जिनको बिल्कुल भी रिफिल नहीं किया जाता। ग्रुप बी, दीज ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड विद प्रिस्क्रिप्शन विच कैन बी रिफिल्ड। हमारे पास जो है वो कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन जिसको इन फ्यूचर जो है वो 1 या 2 दफ़ा रिफिल किया जा सकता है, तो उसमें हमारे पास जो है वो एपोमॉर्फिन की एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप एक्स, दीज ड्रग्स कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेंजरस इंग्रेडिएंट एंड कैन बी इशूड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बट इट्स रिकॉर्ड इज केप्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो कोरेक्स एग्जांपल आ जाती है। तो इसको जो है वो अगर हमारे पास इन केस अगर प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं आती तो हम इसको जो है वो डिस्पेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो था कि प्रिस्क्रिप्शन भी आए और फिर उस पर रीफिलिंग स्टेटस भी लिखा होगा, इसको रीफिल करना है। तो इसमें हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन अगर नहीं भी आती तो हम कहते हैं कि ये ओवर द काउंटर जो है वो ड्रग्स हैं, इनके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो अल्टीमेटली हम इनको जो है वो डिस्पेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है वो सिरप कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोडीन, ड्रग कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ओपियम, 1 ग्राम ऑफ कोडीन और 1/2 ग्राम मॉर्फिन इन दिस ग्रुप, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो कोई ड्रग ऐसी है जिसमें ओपीएम के जो है वो जस्ट 2 ग्राम्स है, यहाँ पे जो है वो कोडीन लेस देन 1 ग्राम है और मॉर्फिन जो है वो 1 पॉइंट या फिर जो है वो 1/4 पार्ट ऑफ अ ग्राम जो है वो मॉर्फिन इतनी है, मतलब हमारे जो है वो टोटल ड्रग में। तो ये जो ड्रग्स हैं इनमें जो है वो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है, तो इसलिए इन ड्रग्स के जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी जो है वो कम होते हैं और इसके लिए हम इसको जो है वो ग्रुप एक्स में लिख सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इनको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो दोज ड्रग्स विच आर नॉट हार्मफुल। ऊपर हमने जो 3 क्लासेस देखी ये थी प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती एंड कैन बी डिस्पेंस्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। सच ओटीसी कवर आरएक्स काउंटर ड्रग्स, दीज आर कॉमन ड्रग्स सच एज एनसेड्स, ठीक है। तो हमारे पास जो एनसेड्स हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो ये पेन किलर्स होती हैं, तो इनको हम जो है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई पेशेंट आता है उसको जो है वो सर दर्द का मसला है, उसको हल्का हल्का फीवर हो रहा है, तो उसको हम जो है वो एनसेड्स दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ओवर द काउंटर ड्रग थी, ठीक है। इनकी जो है वो रिफिलिंग हो सकती है। देन ये हमारे पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन थी, इनकी जो है वो रिफिलिंग कुछ ग्रुप्स की हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास जो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि हम प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो किस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है। उसमें हमने जो है वो सबसे पहले रिसीविंग, देन डोजेज कैलकुलेशन, देन कंपाउंडिंग, फिनिशिंग, प्राइसिंग एंड डिलीवरिंग, ठीक है। और इसके बाद जो है वो एक छोटा सा जो है वो इसमें ऐड अप कर लेके फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो हम अपना ये लेक्चर फाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर 7 का ही जो है वो पार्ट 3 लेके चलेंगे, ठीक है। और उसमें हम जो है वो डिटेल देखेंगे अबाउट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स के किस किस तरह के हम जो है वो कंटेनर यूज़ कर सकते हैं और उनके जो है वो कौन कौन से क्लोजर्स होने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।